डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच इस वीडियो क्लिप में किसी चार्ट बॉडी पर टोटल डिपोज्ड चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो बेसिक फैक्ट्स है उसका शॉर्ट व्यू देते हुए एक आध प्रॉब्लम, इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखो। चलिए, किसी भी बॉडी पर जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो टोटल चार्ज उस बॉडी पर कितना होता है, इसके लिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। टोटल चार्ज ऑन अ चार्ज बॉडी is equal to Q net, that is Q total. But क्वेश्चन है, इसके लिए दिमाग में रखा जाए, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन of charge, non-uniform distribution of charge, Q net, that is Q total, कभी भी निकालना हो तो इसमें समेशन लगा दो। अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करते हुए दूसरी नंबर, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, नेट चार्ज निकालना है, दैट इज क्यू टोटल निकालना है। इसको एलिमेंटल चार्ज लेकर इंटीग्रेट कर। अब सवाल यहां यह है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लीनियर है तो dq के लिए लैम्डा इंटू dl लगाइए। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन टू डायमेंशनली है, दैट इज सरफेस डेंसिटी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस डेंसिटी इंटू एलिमेंटल एरिया लगाइए। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थ्री डायमेंशनली है तो वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लगाइए। ये फॉर्मूला आपका बोलता है। इस आधार पर दो ठो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे हैं, दो क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। अगर ऐसा स्थिति आती है तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए तो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि यदि एक रिंग लेते हैं जिसका क्वार्टर भाग है 1/4 पार्ट, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म। अब इसके लिए क्या कहता है कि अगर यहां पर एक एलिमेंटल चार्ज आप लेते हैं और इस एलिमेंटल चार्ज की लंबाई dl है, जिसका वैल्यू r इंटू डी थीटा है, तो इस पर टोटल चार्ज क्या होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन आपका बन रहा है, कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन द क्वार्टर रिंग of radius capital R if linear density of charge on the ring is
function of theta by the following relation. Function of theta, that means ये एंगुलर डिस्टेंस जो है, यहां से जो एंगल बन रहा है, जैसे जैसे एंगल थीटा का मान आपका बढ़ रहा है तो यहाँ थीटा बढ़ेगा, तो थीटा बढ़ता है तो कॉस का मान घटता है। उस हिसाब से चार्ज का जो लीनियर डेंसिटी है चेंज हो रहा है। दैट मीन्स इसका लीनियर डेंसिटी जो है लैम्डा, वह थीटा के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पर नॉन यूनिफॉर्म है। पिछले क्लास में हम चर्चा किए हैं कि अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब यूनिफॉर्म होता है तो वहां पर उसका सरफेस डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी, दैट मीन्स डेंसिटी कांस्टेंट होता है। यहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस रिंग के लेंथ के अनुसार है, दैट मीन्स इस लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर डेंसिटी, यहाँ कांस्टेंट नहीं है बल्कि वैरी कर रहा है, इसलिए यह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो क्वेश्चन बनता है कि इस रिंग पर टोटल चार्ज कितना है। यही हमारा क्वेश्चन है कि इस रिंग पर टोटल चार्ज कितना है। ध्यान से इसको समझिए क्वेश्चन को, कि अगर कोई क्वार्टर रिंग लिए हैं, कहीं कोई पूछ देगा सर्कुलर रिंग ले लीजिए तो क्या होगा। अच्छी बात, यहां तो क्वार्टर रिंग लिए हैं, केवल रिंग इतना भाग है। इस रिंग पर टोटल चार्ज क्या है, इफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। ये नॉर्म्स है आपके। क्वेश्चन यहां बनता है, देखिए यहां एक हम रिंग लेते हैं और इस रिंग पर चार्ज को एडजस्ट किया गया है। तो चार्ज के एडजस्टमेंट में यहां देखिए इस सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस भी उतना ही होगा, दैट मीन्स रेडियस के बराबर। यहां भी मापिएगा सेंटर से तो उतना ही होगा, हर जगह पर उतना ही होगा। आर कांस्टेंट है, चार्ज कहीं पर ले लीजिए, आर कांस्टेंट है। ये चार्ज आर यहां कांस्टेंट है, बट बदल क्या रहे हैं, अगर यहां चार्ज लेते हैं तो इस लाइन से ये जो एंगल बन रहा है ये बदल रहा है। अगर यहां चार्ज लेते हैं इस लाइन से जो एंगल है बदल रहा है, अगर यहाँ चार्ज लेते हैं इस लाइन से जो एंगल है बदल रहा है। यहाँ चार्ज की बात यहाँ बोलते हैं तो इसका जो एंगल है बदल रहा है, दैट मीन्स थीटा बदल रहा है। थीटा क्या है, एक क्वांटिटी है जो एक्स एक्सिस के साथ ये जो रेडियस है किसी भी चार्ज का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये रेडियस ये एंगल बना रहा है, दैट मीन्स यह रिवॉल्विंग लाइन का वर्क कर रहा है रेडियस। तो ये थीटा जब बदल रहे हैं तो क्वेश्चन तो बोल रहा है कि हम थीटा के अनुसार यहां बदल रहे हैं लैम्डा, तो इस पर टोटल चार्ज क्या है, दिस इज क्वेश्चन। इसके लिए हम करते क्या है, देखिए भाई लॉकडाउन में साउंड सिस्टम का प्रॉब्लम है, इसलिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर पढ़ाया जा रहा है, बात स्पष्ट। अब यहां देखो हम आराम से एक क्वार्टर रिंग बनाते हैं, इस पर हम चार्ज शो कर देते हैं, सपोज दैट ऐसे चार्ज है और इसमें एक यहां से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, स्टैंडर्ड लाइन है। This is your y-axis, this is your x-axis.
अब क्वेश्चन यहाँ है कि इस पर चार्ज हम यहाँ एक एलिमेंटल चार्ज लेते हैं, सपोज दैट दिस इज योर एलिमेंटल चार्ज। तो चूंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज है, तो यहाँ जो लेंथ बनता है, लेंथ, इस लेंथ को हम डीएल बोलते हैं, डीएल लेंथ। और ये डीएल लेंथ जो है, ये एलिमेंटल कहाँ पर चार्ज स्थित है, एलिमेंटल चार्ज का पोजीशन कहाँ है, तो इसको कहने के लिए कह सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में हम बताएंगे आर थीटा पर है। देखो भाई कहाँ पर है, आर थीटा पर। दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट फॉर द एलिमेंटल चार्ज। दैट मीन्स ओरिजिन से आर डिस्टेंस, यानी त्रिज्या के बराबर डिस्टेंस, और इसका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा होगा, इसलिए इसको यहां से हमने ऐसे मिला दिया और यहां से एंगल थीटा लगा दिया। ऐसे जब एंगल इसको यहां से थीटा लगाए तो ये इसका यहां से थीटा दूरी पर तो फर्स्ट एंड है, लेकिन दूसरा का जो किनारा है यहां से थीटा प्लस डी थीटा दूरी पर है, क्योंकि इसका लंबाई बहुत कम है, इसलिए ये कोण आपका डी थीटा है। तब तो देखो इसका लंबाई जो है, इस एलिमेंटल चार्ज का लंबाई जो है, यहाँ से कोण बना रहा है डी थीटा, तो हम ज्योमेट्री के हिसाब से डीएल बराबर लिखेंगे आर इंटू डी थीटा। चलिए अच्छी बात है, बट हम लोग पढ़े हुए हैं कि डी क्यू जो होता है लैम्डा इंटू डीएल होता है। इसका पूरा पूरा हेल्प लीजिएगा सेंटर ऑफ मास में मास डिस्ट्रीब्यूशन से, इसलिए डी क्यू का फर्क आपका पैटर्न हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। बहुत अच्छी बात, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो है आपका एलिमेंटल चार्ज है। क्या है, एलिमेंटल चार्ज। अब देखिए ऐसे ऐसे एलिमेंट हर जगह लीजिए, हर जगह लीजिए, हर जगह लीजिए, पूरे इसको छोटे 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 एलिमेंट में बांट दो और सारे एलिमेंट के चार्ज को जोड़ दो, टोटल चार्ज यहां से यहां तक आ जाएगा। तो सवाल यहां यह है कि एलिमेंट के टोटल चार्ज को जब जोड़ेंगे तो ये जितने भी इसमें एलिमेंट बन रहे हैं सारे एलिमेंट्स रेगुलर हैं, दैट मीन्स चार्ज का यहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सीधा सीधा हम लोग पहले पढ़े हैं कि टोटल चार्ज Q टोटल इज इक्वल टू, कब, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो समेशन में dq। अब चलिए सवाल यहाँ यह है कि समेशन में डी करने के पहले इस बात को क्लियर करिए कि ये जो आपके ये जो डी थीटा कोण बन रहे हैं, इस डीएल एलिमेंट एक किनारा यहां है, यहां है और एक किनारा यहां है। तो इसको शुरू से जब टेकअप करेंगे, इनिशियल फेज में लाएंगे, तो ये ऐसे यहां आ जाएगा, दैट मीन्स ऐसे आ जाएगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और ये जो दूसरा लाइन है ये ऐसे आ जाएगा यहां तक। तो यहां से यहां तक टोटल चार्ज लेंगे तो यह आपका लिमिट बन रहा है। थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री और मैक्सिमम वैल्यू यहां से देखो, यहां से ऐसे लाते हैं तो ये हो जाता है 90 डिग्री। यहां से आपका 0 से π/2 की लिमिट हो गया। क्वार्टर रिंग के लिए अगर सेमी सर्कुलर रिंग होता तो 0 से यहां कर देते पाई। आंसर है। अब प्रश्न यहां बनता है कि ये डी क्यू जो होते हैं लैम्डा इंटू, देखिए वहां लिखा गया है आर इंटू डी थीटा है, इसलिए क्यू टोटल जब करेंगे 0 से π/2 यहां कर देंगे लैम्डा आर डी थीटा। स्पष्ट। एक सवाल यहां बनता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लैम्डा जो है वैरी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू थीटा। देखिए ये दिया हुआ है इतना, इसलिए इस वैल्यू को निकल जाना है। क्यू टोटल जब निकालेंगे, क्यू टोटल जब निकालेंगे यहाँ 0 से π/2 और यहाँ हो जाएगा लैम्डा cos थीटा
आर डी थीटा। अब यहाँ मैथमेटिक्स आपका हो गया, इसको सॉल्व करना है। ये लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, कांस्टेंट है। आर भी आपका कांस्टेंट है। यहाँ इंटीग्रेशन में हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए, इसको थोड़ा हम मिटा रहे हैं। अब देखिए, मामला यहां बनता है, हम लोग क्या किए, इस एलिमेंटल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए डीएल आपका लेंथ है, इस लेंथ का वैल्यू आर इंटू डी थीटा निकाल दिए। ये प्रोसेस हम लोग पीछे बहुत रिपीट किए हैं सेंटर ऑफ मास में। अब यहाँ पर आर इंटू डी थीटा आ गया। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज है, तो भाई लेंथ वाइज है तो पर यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा है, इसलिए डीएल लेंथ पर क्या होगा, तो डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डीएल। डीएल का वैल्यू हम लोग रख दिए यहाँ, देख लो, लैम्डा इंटू डीएल का वैल्यू यहाँ लेकर रख दिए, इस डी क्यू के मान को यहाँ रख दिए। अब लैम्डा आपका वैरी कर रहा है, क्वेश्चन में ही ध्यान देने की जरूरत है। लैम्डा वैरी कर रहा है इस फॉर्मूला से, कहा है भाई, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इससे ही वैरी कर रहा है, तो इसका मान यहाँ रख दिए। तो ये लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, थीटा बदलने से इसके मान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये आर भी कांस्टेंट है। रेडियस, हर पॉइंट के लिए रेडियस देखो कांस्टेंट है, चाहे आपका कहीं भी चार्ज हो, यहाँ से रिंग के लिए रेडियस कांस्टेंट होगा। ये दोनों आपके बाहर आ गए। अब क्वेश्चन बनता है कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन में आपको एक फॉर्मूला बताया गया है कि अगर यहाँ cos थीटा ले रहे हैं और डी थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन थीटा। देखिए ध्यान से, अगर यह साइन थीटा डी थीटा होता तो इसका इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस थीटा। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे। क्यू टोटल जब निकालेंगे, यहां देखो लैम्डा नॉट इंटू आर, लिमिट में आपका हो गया 0 से पाई, कॉस थीटा का हो जाएगा प्लस साइन थीटा, और यहां 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। सोचने की जरूरत है। अब यहां क्यू टोटल निकालना है, लैम्डा नॉट इंटू आर, यहां साइन थीटा, ये थीटा वेरिएबल है, फंक्शन में वेरिएबल को समझना जरूरी होता है। तो पाई बाई 2 का मान यहां लगाएंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 का मान क्या होता है, साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है, यहां रख दो और अपना आंसर गेन कर लो। दिस इज योर आंसर। अगर यही क्वेश्चन कहता सेमी सर्कुलर वायर पर निकालिए, इसका लिमिट जो पाई बाई 2 है इसको पाई कर देते और यहां पाई लिखते, तो इस तरह से आपका पाई का मान आ जाता, साइन पाई का वैल्यू 0 आ जाता। तो जब 0 आ जाता तो 0 में से 0 घटा देते, 0 खत्म हो जाता, टोटल चार्ज 0 हो जाता। इसका रीजन क्या है, तो रीजन यही है कि कॉस का मान जैसे जैसे आगे बढ़ता है 90 डिग्री के बाद कॉस नेगेटिव होने लगता है। तो ये लैम्डा जो है देखो, थीटा कॉस के अनुसार बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ते बढ़ते यहाँ 90 पर आएगा, तो यहाँ ये कॉस का मान घटते घटते 0 हो जाएगा। और जब थीटा का मान इधर आएगा सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, तो ये थीटा आपका इधर मान आएगा, तो ये थीटा का मान 90 डिग्री से प्लस होगा, और 90 डिग्री से जब प्लस होगा तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये माइनस चार्ज इधर आने लगेंगे। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इतना प्लस चार्ज हुआ है, ठीक उसके उल्टा इधर माइनस चार्ज की खोज कर जाएगा। तो टोटल चार्ज होंगे तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी आंसर 0 आएगा। जब इसको 0 से पाई तक लेंगे तो आपका वो एक क्वेश्चन बन जाएगा कि सेमी सर्कुलर वायर पर निकालिए। तो इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुआ। एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट ले, शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले लो।
देखिए इस वीडियो में यहां पर चार्ज का जो क्वेश्चन दिया गया है ऐसे, ए चार्ज इज एनक्लोज्ड ऑन ए स्फेरिकल रीजन, दैट मीन्स उस स्फेरिकल रीजन में जो आर का वैल्यू है, रेडियस सेंटर से डिस्टेंस जो से है अल्फा से बीटा तक है, द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इन द रीजन varies as this formula से, दैट मीन्स वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज का जो है ये वैरी कर रहा है इस रिलेशन के अनुसार, दैट मीन्स जैसे जैसे आर बढ़ रहा है तो ये आपका वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है घट रहा है, दैट मीन्स वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज डिस्टेंस पर इन्वर्सली डिपेंड करता है। Where lambda naught is the constant, then calculate the total charge in the region. रीजन टोटल चार्ज क्या होगा? तो इसको, इस सवाल को बनाने के लिए एक हम ऐसे डेवलप करते हैं जिस रीजन का मान लीजिए रेडियस यहां पर हम स्मॉल आर ले लिए और जस्ट इसके बगल में एक रीजन यहां से आप क्रिएट कर दो। वॉल्यूम डेंसिटी ये स्फेरिकल साइड में स्फेरिकल है तो इसका मोटाई आपका ये हो जाएगा dr। अब सवाल यहां बनता है कि इसका सबसे मिनिमम रेडियस ये रीजन जो है यहां तक फैला हुआ है, दैट मीन्स यहां से ये और मैक्सिमम फैला हुआ है बीटा तक, मान लीजिए बीटा यहां है ऐसे, तो ये अल्फा से बीटा तक टोटल यहां से यहां तक चार्ज क्या होगा, ये क्वेश्चन बनता है क्या होगा चार्ज। सबसे अच्छी बात कि ये जो आर डिस्टेंस पर जो सेक्शन यहां बन रहा है इस सेक्शन का यहां से सेंटर से डिस्टेंस आर है और इसका हम सपोज करते हैं कि जो थिकनेस है मीन्स मोटाई वो डी आर है, समझने की जरूरत है। तो हम कंसीडर करेंगे कि इस सेक्शन में चार्ज अगर डी क्यू है तो चूंकि चार्ज का यहां डिस्ट्रीब्यूशन एक वॉल्यूम डेंसिटी मीन्स 3 डायमेंशनल में है और ये चार्ज जो है अकॉर्डिंग टू आर डिस्टेंस के हिसाब से वैरी कर रहा है, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इसके वेरिएशन में भी एक सिस्टम है। क्या है भाई? रो नॉट डिवाइडेड बाय 1 by r, दैट मीन्स रो डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द 1 by r। तो समझने की जरूरत है, यहां हम सीधा करते हैं कि इफ अगर इसको सॉल्यूशन करना है तो ऐसे देखो, इफ डी क्यू भी क्यों लिखे? चूंकि 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? एलिमेंटल चार्ज। इसलिए क्यू टोटल अल्फा से बीटा तक dq और क्यू टोटल अल्फा से यहां बीटा तक और डी क्यू का जो वैल्यू है यहां हो जाएगा रो टू डी। अब यहां क्या है भाई? तो रो एंड डीवी ये दो चीज आ रहे हैं। एक रो क्या है? तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है। डीवी क्या है? एलिमेंटल वॉल्यूम है। एलिमेंटल वॉल्यूम, जिस एलिमेंटल सेक्शन में चार्ज हम डिपोजिट किए इस सेक्शन का वॉल्यूम क्या होगा, इस सेक्शन का वॉल्यूम क्या होगा, ध्यान देने की जरूरत है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे सोचो कि जिस सेक्शन में चार्ज हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस सेक्शन में चार्ज उसके स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है और स्पेस का एक्सपेंशन अलोंग
वॉल्यूम है। तो एलिमेंटल वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हम क्या करें, दूसरी बात एलिमेंटल चार्ज निकालने के लिए क्या करें, क्यों कि एलिमेंटल चार्ज का मान यहां हम रखते हैं तो रो इंटू डीवी, तो रो तो यहां सवाल दिया हुआ है, तो इस मान को यहां लेकर हम लगा देंगे। लेकिन डीवी कैसे गेन करें, जो ही डीवी हमें मिल जाएगा उस दैट मीन्स एलिमेंटल वॉल्यूम यहां लेकर रख देंगे और रो की इस वैल्यू को लेकर रख देंगे, आंसर निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, समझने की जरूरत है। यहां रो का वैल्यू चूंकि नॉन यूनिफॉर्म है, तो जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस फॉर्मूला के अनुसार है, यहां लेकर अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता चार्ज का तो ये रो कांस्टेंट होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होने से वैरी कर रहा है। तो यहां तो आराम से क्वेश्चन के अनुसार हम कर सकते हैं कि भाई देखिए इस इक्वेशन को हम मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, हमने मान लिया कि dq लैम्डा इनटू dv दैट इज एलिमेंटल चार्ज। dq का फॉर्मूला एकदम दिमाग में रखो, जितना फॉर्मूला दिमाग में रहेगा उतना स्पीड बनेगा। इसलिए टोटल चार्ज अल्फा से लेकर बीटा तक, चूंकि r इसका अल्फा से बीटा तक वेरी कर रहा है, यहां दिया है क्वेश्चन में। तो यहां हम करते क्या है, तो मेरी पहली ड्यूटी है इसका, ये वहां है, दूसरी ड्यूटी है इसका, तो ये तो हम डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि रो इज इक्वल टू रो नॉट आर। कहां से भाई, तो क्वेश्चन से, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब कोई कहता है कि तीसरी बात एंड डीवी कैसे निकाले, एलिमेंटल वॉल्यूम, एलिमेंटल वॉल्यूम कैसे निकाले इसको समझिए। जैसे सोचो एक प्याज, जैसे प्याज देखिए है अनेक कवर होता है, उस कवर के ऊपर एक छोटा सा और बड़ा कवर, उसके ऊपर एक बड़ा कवर, उसके ऊपर बड़ा कवर, इस तरह से बहुत बड़ा हो जाता है। दैट मीन्स सबसे अंदर एक छोटा सा खोखला गोला है, उसके ऊपर एक और उससे बड़ा खोखला गोला है जिसका केंद्र वहीं पर है बट त्रिज्या थोड़ी सी बड़ी है। इस तरह से परत बाई परत, परत बाई परत पूरा ठोस गोला बन गया। अब सोचिए कहीं से आप किसी एक लेयर को निकालते हैं तो उस लेयर में क्या है, तो एक त्रिज्या होगी और उस लेयर की मोटाई होगी, तो वही त्रिज्या यहाँ पर आर है और उसकी मोटाई डी आर है। जैसे कोई एक परत ले लो उसमें से बीच से, तो प्याज का एक लेयर लीजिएगा तो उस लेयर का रेडियस होगा, उसका एक मोटाई होगा, तो ये आर के बाद छोटा सा उसका मोटाई है इसी के सेक्शन में, इसलिए उसको डी आर कहते हैं, क्योंकि आर की तुलना में बहुत कम होता है, इसीलिए इसको हमने डी आर माना है। तो अगर मान लीजिए उस परत का हम एरिया निकाल लें और उस एरिया में उसके मोटाई से गुणा कर दें, तो एरिया गुणे मोटाई दैट इज वॉल्यूम, क्योंकि थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए वो जैसे होती है, जैसे मान लीजिए एरिया है, इस एरिया में लेकर इसके मोटाई से गुणा कर दो, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो कहीं से मान लीजिए इसका सेंटर आर डिस्टेंस पर एक छिलका प्याज का ऐसे गोला टाइप का बनेगा और उसके मोटाई में गुणा कर देंगे। अब मेरे पास वो साधन नहीं है, प्रयास कर रहे हैं बात को समझाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसका एलिमेंटल वॉल्यूम निकाल देंगे। कैसे भाई, तो डी भी यहाँ एरिया, तो एलिमेंटल एरिया इनटू थिकनेस ऑफ दिस एरिया, तो एलिमेंटल एरिया क्या निकालेंगे, एक स्फीयर के शेप में होगा, खोखला गोला के शेप में होगा, तो खोखला गोला का रेडियस लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर उसके एरिया निकालने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर। तो कौन रेडियस लेंगे, जो इस एलिमेंटल सरफेस का रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, इसका हम लेंगे रेडियस, तो इसलिए इसका आर स्क्वायर और इंटू इसमें डी आर कर देंगे। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एलिमेंटल वॉल्यूम। कुल मिलाकर एलिमेंटल वॉल्यूम, चूंकि कोई भी गोला है तो अनेक खोखला गोला से बना हुआ है, जिन गोलों का त्रिज्या अलग अलग बट केंद्र एक ही है, उनमें से एक
उसका एलिमेंट है जिसकी त्रिज्या r है और उसके सरफेस की मोटाई dr है। तो सरफेस का एरिया 4πr², चूंकि स्फेरिकल शेप में है, और उसका मोटाई से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अर्थात गुणा कर देंगे, तो एरिया गुणे मोटाई दैट इज वॉल्यूम, इसको एलिमेंटल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। कुल मिलाकर इक्वेशन नंबर 2 देख लो। इक्वेशन नंबर 3, इस यहाँ से dV का वैल्यू और यहाँ से रो का वैल्यू लेकर इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दो, और प्रेस करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। हम लोग करते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम करेंगे क्या भाई, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से प्रॉब्लम हो रहा है माइक के अभाव में पढ़ाने में, और समूह पढ़ाया जा रहा है भाई जी। फ्रॉम इक्वेशन, यहां देखो करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या होता है भाई, क्यू टोटल अल्फा से बीटा तक, रो का वैल्यू रो नॉट डिवाइडेड बाय आर, डीवी का वैल्यू 4πr² इंटू डी आर। दिस इज योर प्लेसमेंट। अब इसके बाद थोड़ा सा देखिए अब मामला कैसे बनता है। यहां हो जाता है क्यू टोटल अल्फा से लेकर बीटा तक। इसमें से थोड़ा क्लियर करो कौन कौन ऐसा चीज है जो कैंसिल आउट होगा। यहां से तो ये पावर कट जाएंगे, और ये 4π और रो बाहर कर दो, 4π इंटू रो नॉट, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, इट इज आल्सो कांस्टेंट। अब यहाँ बनता है, देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल की बात क्या होती है, ये बात चर्चा करने वाली है मैथमेटिक्स की। देखिए अगर किसी भी फंक्शन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में किसी तरह का परिवर्तन होता है, अर्थात उसका मान घटता है या बढ़ता है, तो उसके वेरिएबल में परिवर्तन होने से जिन जिन राशियों में परिवर्तन होता है वे सारे उस पर डिपेंडेंट मानी जाती है, और वेरिएबल में चेंजिंग होने से जो राशियां अपरिवर्तित रह जाती है उन राशियों को कांस्टेंट मानते हैं। ये बात ध्यान में रखना है, समझने का चीज है, मैथमेटिक्स से आता है। तो यहाँ देख लो, यहाँ सेंटर से जो डिस्टेंस स्मॉल आर है अर्थात दूरी जिसको त्रिज्या कहते हैं, उसका मान बदल रहा है, तो उसके मान बदलने से 4π पर क्या असर पड़ेगा। ये 4π तो चाहे आर का मान जहां रखो हर जगह 4π रहेगा। आइए रो नॉट भी बदलने वाला नहीं है, इसलिए दोनों कांस्टेंट है। जब दोनों कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले लेते हैं। किससे बाहर, इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर, दैट इज 4π इंटू रो नॉट। अब इंटीग्रेशन में आ गया अल्फा से बीटा तक, ये आर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर इंटू डी आर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट कितना होता है देखने की जरूरत है। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आर और डी आर, ये फॉर्मूला आप लोग देखिए पढ़े होंगे, x टू दी n एंड dx का क्या वैल्यू होता है। यहाँ सवाल है कि एक फंक्शन का x जो है वेरिएबल है, उस वेरिएबल में किसी तरह का चेंजिंग हुआ तो dx चेंजिंग हुआ, तो dx स्मॉल चेंज इन x, दैट मींस दिस इज चेंज इन वेरिएबल। तो पूरे फंक्शन पर क्या चेंजिंग आया, तो इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब फंक्शन वेरी करता है तो उसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल कौन है, x, इसलिए इसका जो ही इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ स्मॉल चेंज dx में ही दिखाया जाता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, यहाँ x है, यहाँ x भी होगा। अगर यहाँ मान लीजिए z होता तो यहाँ dz होता, क्योंकि वेरिएबल का रूप कर रहा है। ये बात का चीज है, ये आप लोग जानते हैं पहले से। चलो भाई, x टू दी पावर n है एक फंक्शन, इसमें वेरिएबल में चेंजिंग dx है, तो आपका फंक्शन में चेंजिंग क्या होगा, तो एक्यूरेट चेंज हम निकालते हैं।
तो देख लो भाई, ये इसका रेट ऑफ चेंज आ रहा है जितना भी दिया हुआ हो इतना, लेकिन उसका फंक्शन हम प्राप्त करते हैं, ये क्या बोलते हैं, इस इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव निकालते हैं। तो थोड़ी सी इस बात को केयर कीजिए। यहाँ होता है x⁻1 डिवाइडेड बाई +1, जितना पावर में आपने +1 ऐड किया तो यहाँ पावर उतना ही से डिवाइड कर देते हैं। तो देख लो यहाँ r है तो यहाँ dr है, यानी वेरिएबल है r, तो यहाँ वेरिएबल में चेंज हुआ है। तो सवाल यहाँ यह बनता है कि यहाँ r का पावर 1 बन रहा है, तो r⁻1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो r², यहाँ r²/2, अपर लिमिट बीटा, लोअर लिमिट अल्फा, इसलिए Q टोटल अब देखो इसको बाहर कर दो और यहाँ r² की जगह पर β² माइनस α², अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। Q टोटल 2π β² माइनस α², दिस इज योर आंसर। अगर यही क्वेश्चन होता कि यहाँ 0 से लेकर बीटा तक फैला हुआ है तो अल्फा की जगह पर 0 लगा देते, बस आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हम लोग विशेष करके ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण लगने वाले बल पर। तो देखो भाई, उस बल का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज पर चार्ज ही डेवलप करता है। अब जब चार्ज पर चार्ज ही बल लगाता है तो पहले भी हम बार बार क्लास में बोला करते हैं कि कहीं भी बल किसी पिंड पर अगर लगता है, वहां 4 बात विशेष रूप से आप वहां क्वेश्चन करना है और उसका सोच निकालना है कि बल किसने लगाया, किस पर लगा, किधर लगा, कितना लगा। 4 बात बल के बारे में हमेशा ध्यान दीजिए। बल किसने लगाया, किस पर लगाया, किधर लगाया, कितना लगाया, किसने लगाया, किस पर लगाया, किधर लगाया, कितना लगाया, इस सब बात को ध्यान दीजिए। और इसी के लिए आपसे सुझाव है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़कर रेडी रहिए। तब तक इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलम्बियंस फॉर्मूला, दैट मीन्स कूलम्ब्स लॉ, आपके लिए अगला वीडियो में आ रहा है और उस पर सवाल भी किया जाएगा। थैंक यू। अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए और अपना प्यार सहर्ष न्यौछावर करते हुए थोड़ा सहयोग करते रहिए ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा रहे और इस टूटी फूटी व्यवस्था में जो आपको दिया जा रहा है उसका उपयोग करें, इसके गुणवत्ता पर ध्यान दें और जो इसमें असुविधाएं आपको प्रतीत हो रही है उसके लिए सुझाव दें, उस पर ध्यान न दें क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, संसाधन की कमी है, प्रयास जारी है। धन्यवाद।